हरे भरे पेड़ों और चहकते पक्षियों से घिरा था मंत्रवन। एक ऐसा जंगल जहां पेड़ आपस में कानाफूसी करते थे। हवा में एक मीठी सुगंध तैरती थी और रात के समय तारे कुछ ज्यादा ही चमकीले लगते थे। इसी मंत्रमुग्ध कर देने वाले जंगल में रहती थी तारिका, एक छोटी चंचल लोमड़ी। उसकी चमकदार सुनहरी लाल फर और चमकीली भूरी आंखें हमेशा किसी न किसी रोमांच की तलाश में रहती थीं। वह बाकी लोमड़ियों से अलग थी। उसमें न केवल तेजी और फुर्ती थी, बल्कि उसे दुनिया को जानने समझने की भी गहरी जिज्ञासा थी। एक दिन सूरज ढल रहा था और आसमान हल्के नारंगी और गुलाबी रंगों से भर चुका था। तारिका जंगल के खुले मैदान में दौड़ रही थी। उसके आसपास नन्हे जुगनू चमक रहे थे। वह उनके पीछे पीछे उछल रही थी, मानो किसी खेल में मग्न हो। जुगनू अचानक नदी की ओर उड़ने लगे और तारिका भी उनके पीछे भागी। उसकी तेज चाल से सूखे पत्ते उड़ने लगे और घास हिलने लगी। जब वह नदी किनारे पहुंची तो उसकी आंखें कुछ अजीब देखकर चौड़ी हो गईं। एक नीली चमकती हुई पत्थर जैसी चीज किनारे पर पड़ी थी। तारिका धीरे धीरे उस पत्थर की ओर बढ़ी। वह साधारण पत्थर नहीं था। उसके चारों ओर हल्की नीली रोशनी फैली हुई थी, जैसे कोई जुगनू उसमें कैद हो। ये क्या हो सकता है? उसने खुद से फुसफुसाया। जिज्ञासा से भरी, उसने हौले से अपना पंजा आगे बढ़ाया और पत्थर को छू लिया। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, एक ठंडी हवा उसके चारों ओर घूम गई। जंगल की चहचहाहट कुछ पलों के लिए थम गई। अचानक एक हल्की सी गूंजती आवाज हवा में फैल गई। खोया हुआ तारा मणि ढूंढो, तभी जंगल में जादू लौटेगा। तारिका के रोंगटे खड़े हो गए। उसने जल्दी से पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह किसकी आवाज थी? उसने घबराकर सोचा। कुछ पल तक वह चुपचाप खड़ी रही। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई थी। तारामणि क्या है और जादू कहाँ खो गया? उसने महसूस किया कि यह कोई साधारण बात नहीं थी। वह समझ गई कि मंत्रवण के जादू से जुड़ा कोई बड़ा रहस्य था और उसे इस रहस्य को सुलझाना ही होगा। मुझे बाबा उल्लू से बात करनी होगी, उसने तय किया और बिना देर किए जंगल के सबसे ज्ञानी प्राणी के पास जाने के लिए दौड़ पड़ी। मंत्रवन के सबसे ऊंचे और घने पेड़ों के बीच एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं इतनी चौड़ी थीं कि कई जानवर उसके नीचे छाया में आराम करते थे। इसी पेड़ की सबसे ऊपरी शाखा पर एक बूढ़ा, बुद्धिमान और रहस्यमयी उल्लू रहता था। बाबा उल्लू को जंगल का सबसे ज्ञानी प्राणी माना जाता था। उनकी आंखें गहरी सुनहरी थीं, जो अंधेरे में भी सब कुछ देख सकती थीं। दिन के समय वे अपनी आंखें आधी बंद रखकर ध्यान में रहते थे, लेकिन रात के समय वे पूरे जंगल पर नजर रखते थे। तारिका बिना रुके बाबा उल्लू के पेड़ तक दौड़ती चली आई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन उसके दिल में सवालों की बाढ़ आ गई थी। बाबा उल्लूक, बाबा उल्लूक, उसने जोर से पुकारा। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर पत्तों की सरसराहट हुई और एक भारी आवाज गूंजी। रात के इस समय कौन मेरी शांति भंग कर रहा है? तारिका ने ऊपर देखा। चांदनी में बाबा उल्लूक की चमकती आंखें दिखाई दीं। बाबा, मैंने नदी के किनारे एक रहस्यमयी चमकता हुआ पत्थर देखा और जैसे ही मैंने उसे छुआ, एक आवाज आई, खोया हुआ तारा मणि ढूंढो, तभी जंगल में जादू लौटेगा। यह क्या मतलब है? बाबा उल्लू कुछ पल तक चुप रहे। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, तो समय आ ही गया। समय? किसका समय बाबा? तारिका ने उत्सुकता से पूछा। बहुत साल पहले मंत्रवण का यह जादू और भी शक्तिशाली था। पेड़ गाने गाते थे, नदी में पानी हीरे जैसा चमकता था और तारे आसमान से बातें किया करते थे। लेकिन फिर एक दिन एक शरारती छाया ने जंगल से तारामणि चुरा ली। तारामणि? तारिका ने दोहराया। हाँ, तारामणि, एक जादुई रत्न जो इस जंगल की ऊर्जा का स्रोत था। जब तक वह मंत्रवण में था, यहाँ का जादू कभी फीका नहीं पड़ता था। लेकिन जब वह चोरी हो गया, तब से यह जंगल धीरे धीरे अपनी असली चमक खोने लगा। तारिका की आंखों में चमक आ गई। तो हमें उसे ढूंढना होगा,
क्या आप जानते हैं कि वह कहाँ है? बाबा उल्लूक ने धीरे से सिर हिलाया। तारामणि को एक शरारती छाया ने चुरा लिया था। कहा जाता है कि वह इसे मंत्रवण के पार मायावी पर्वत के पीछे कहीं छुपा कर रखी गई, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं है। वहां रास्ता कठिन है और रहस्य गहरे हैं। तारिका ने निडर होकर कहा। कोई बात नहीं बाबा, मैं इसे खोज निकालूंगी। बाबा उल्लूक हल्के से मुस्कुराए। बहुत हिम्मत है तुम में, बच्ची, लेकिन यह सफर अकेले तय नहीं किया जा सकता। तुम्हें कुछ खास दोस्तों की जरूरत पड़ेगी जो तुम्हारी ताकत बने और तुम्हारी कमियों को पूरा करे। दोस्त? हाँ, जंगल में ऐसे कई जीव हैं जिनके पास अनोखी खूबियां हैं। एक तेज दौड़ सकता है तो दूसरा गहरे पानी में गोता लगा सकता है और कोई मुश्किल पहेलियों को हल कर सकता है। तुम्हें उन्हें ढूंढना होगा। तारिका ने सिर हिलाया। तो सबसे पहले मुझे अपने साथियों को ढूंढना होगा। बाबा उल्लूक ने एक दिशा की ओर इशारा किया। जाओ, पूर्व दिशा की ओर बढ़ो। वहां तुम्हें एक ऐसा साथी मिलेगा जो तुम्हारी यात्रा में तुम्हारी राह दिखाएगा। तारिका ने जोश से सिर हिलाया और पेड़ से उतरने लगी। जैसे ही वह अपनी रोमांचक यात्रा पर निकली, चांदनी में बाबा उल्लूक की आंखें चमक उठीं। मंत्रवण की तकदीर अब इस छोटी लोमड़ी के हाथ में है, बाबा उल्लूक ने धीरे से कहा। बाबा उल्लूक की दी गई जानकारी से अब तारिका को यह पता चल चुका था कि मंत्रवण की खोई हुई जादुई शक्ति को वापस लाने के लिए तारामणि को खोजना होगा। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। उसे अकेले नहीं जाना था। उसे कुछ खास साथियों की जरूरत थी। जैसे ही भोर की पहली किरणें जंगल में फैलने लगीं, तारिका पूर्व दिशा की ओर बढ़ने लगी। रास्ता घना और अजनबी था, लेकिन उसके दिल में कोई डर नहीं था, बल्कि रोमांच और उत्साह था। थोड़ी ही दूर चलते हुए तारिका को एक बड़ी जामुन की झाड़ी दिखी। झाड़ी से मीठी जामुनें टपक रही थीं, लेकिन उससे भी ज्यादा ध्यान देने वाली बात थी एक छोटी फुर्तीली गिलहरी जो इतनी तेजी से इधर उधर भाग रही थी कि वह एक धुंधली लकीर की तरह दिख रही थी। अरे ओ, इतनी जल्दी में कहाँ भाग रही हो? तारिका ने मुस्कुराकर पूछा। गिलहरी ने एक पल के लिए रुककर चौंकते हुए तारिका को देखा। मैं चमकी हूं और मैं इतनी जल्दी में हूं क्योंकि मेरे पास रुकने का वक्त नहीं। क्यों? क्या हुआ? चमकी ने इधर उधर देखा और धीरे से बोली, मुझे कुछ चुराना है। तारिका ने हैरानी से पूछा, क्या चुराना? चमकी हंस पड़ी। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस अपनी गिरी हुई अखरोटें वापस लेने जा रही हूं। आज सुबह हवा के झोंकों से मेरी सारी अखरोटें एक बड़े चट्टान के पास गिर गईं और वहां एक मोटा खरगोश बैठा है जो उन्हें अपना समझ रहा है। तारिका हंस पड़ी और बोली, चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूं। वे दोनों साथ गईं और तारिका की चालाकी और चमकी की तेजी की मदद से उन्होंने खरगोश को बिना नुकसान पहुंचाए अखरोटें वापस ले लीं। इससे चमकी बहुत खुश हुई। तुम तो बहुत अच्छी हो लोमड़ी, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ? हाँ, मैं एक लंबी यात्रा पर जा रही हूँ और मुझे एक ऐसे साथी की जरूरत है जो रास्ता दिखा सके और मुश्किल वक्त में मदद कर सके। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? चमकी ने खुशी से अपनी छोटी छोटी पंजियां ताली बजाने के अंदाज में आपस में टकराईं। बिल्कुल, मैं जंगल का नक्शा समझने में माहिर हूं। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। अब तारिका और चमकी साथ साथ आगे बढ़ रहे थे। कुछ दूरी पर उन्हें एक छोटी झील मिली। झील के किनारे एक कछुआ बैठा था। वह बहुत शांत दिख रहा था, जैसे गहरे विचारों में डूबा हो। तारिका उसके पास गई और बोली, नमस्ते, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? कछुए ने धीरे से सिर उठाया और गंभीर आवाज में कहा, मैं सोच रहा हूं जीवन का असली उद्देश्य क्या है। चमकी ने हंसकर कहा, अरे वाह, हम तो सोच रहे हैं कि हमें मंत्रवण के पार कैसे जाना है और तुम जीवन के गहरे रहस्य सुलझा रहे हो। कछुए ने धीरे से सिर हिलाया। मैं मंथन हूं। मैं पहेलियां सुलझाने और समस्याओं का हल निकालने में माहिर हूं, मगर मैं बहुत धीमा हूं, इसलिए जंगल में मेरी कोई परवाह नहीं करता। तारिका मुस्कुराई और बोली, धीमी चाल कभी कभी फायदे की होती है। अगर हमें रास्ते में कोई मुश्किल पहेली या चुनौती मिली
तो तुम्हारी बुद्धिमानी हमारे बहुत काम आएगी। क्या तुम हमारे साथ चलोगे? मंथन ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से सिर हिलाया और मुस्कुरा दिया। अगर मेरे ज्ञान से तुम्हारी मदद हो सकती है तो मैं चलने के लिए तैयार हूं। अब तारिका के साथ चमकी, गिलहरी और मंथन, कछुआ भी जुड़ चुके थे। एक फुर्तीला, एक बुद्धिमान और एक निडर, तीनों की जोड़ी अद्भुत थी। जैसे ही वे तीनों एक साथ जंगल में आगे बढ़े, उन्हें नहीं पता था कि आगे उनके सफर में कौन कौन से रोमांच और चुनौतियां इंतजार कर रही थीं। तारिका, चमकी और मंथन अपनी रोमांचक यात्रा पर आगे बढ़ते जा रहे थे। मंत्रवण के जादू को वापस लाने के लिए उन्हें धुंधी पर्वतों तक पहुंचना था, लेकिन रास्ते में उन्हें एक बड़ी बाधा का सामना करना पड़ा। एक गहरी खाई। इस खाई के ऊपर एक पुराना लकड़ी का पुल था। पुल को देखकर ही लग रहा था कि यह बहुत पुराना और कमजोर था, जैसे किसी भी समय टूट सकता हो। लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि जैसे ही तारिका ने पुल पर कदम रखने की कोशिश की, अचानक हवा में एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठी। रुको! जो भी इस पुल से पार जाना चाहता है, उसे मेरी पहेली का सही उत्तर देना होगा। तारिका, चमकी और मंथन ने हैरानी से चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आया। किसने कहा? चमकी ने चौंक कर पूछा। फिर से वही आवाज गूंजी, मैं इस पुल का रक्षक हूं। ये फुसफुसाते पुल बिना सही उत्तर दिए किसी को पार नहीं करने देगा। ओ, मंथन धीरे से बोला, यह जादुई पुल होगा। इसका रहस्य हल किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। फुसफुसाते पुल ने कहा, अगर तुम मेरी पहली पहेली का उत्तर दे सके तो मैं तुम्हें आगे जाने दूंगा। सुनो ध्यान से, वह क्या है जो जितना भरा होता है उतना हल्का महसूस होता है? तारिका ने सोचना शुरू किया। चमकी परेशान होकर इधर उधर उछलने लगी, लेकिन मंथन ने अपनी आंखें बंद कीं और धीरे धीरे सोचने लगा। फिर उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, गुब्बारा। अचानक हवा में एक हल्की रोशनी चमकी और पुल का पहला हिस्सा चमक उठा। सही उत्तर। लेकिन अभी सफर खत्म नहीं हुआ। तुम्हें दूसरी पहेली भी हल करनी होगी। अब फुसफुसाती आवाज ने दूसरी पहेली दी। मैं बिना पंखों के उड़ता हूं, बिना आंखों के रोता हूं। बताओ, मैं कौन हूं? तारिका ने हैरानी से चमकी की ओर देखा। चमकी ने सिर खुजलाया और फिर मंथन की ओर देखा, लेकिन तारिका को अचानक कुछ याद आया। हवा, पुल ने एक बार फिर रोशनी बिखेरी और अब यह आधा पार हो चुका था। अब बस एक आखिरी पहेली बाकी थी। पुल की आवाज ने कहा, मुझे तोड़ दो, मैं फिर भी पूरा ही रहूंगा। बताओ, मैं कौन हूं? चमकी ने तुरंत कहा, यह तो मुश्किल है। लेकिन इस बार तारिका को तुरंत समझ आ गया। उसने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, खामोशी। पुल पार करने का रास्ता खुल गया। जैसे ही तारिका ने उत्तर दिया, पूरा पुल जादुई रोशनी में नहाने लगा। लकड़ियां मजबूत हो गईं और पुल अब बिना किसी डर के पार किया जा सकता था। फुसफुसाने वाली आवाज ने कहा, बहुत अच्छे, तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे पास बुद्धिमत्ता और साहस दोनों हैं। अब जाओ, तुम्हारी यात्रा का अगला हिस्सा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। फुसफुसाते पुल की पहेली हल करने के बाद तारिका, चमकी और मंथन ने अपनी यात्रा जारी रखी। धुंधी पर्वत अब करीब आते जा रहे थे। रास्ता पहले से भी ज्यादा कठिन होता जा रहा था। कहीं घना जंगल था तो कहीं ऊंचे नीचे पत्थरों से भरी पगडंडी। एक दिन चलते चलते उन्हें अचानक सामने एक झिलमिलाती गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर से हल्की नीली रोशनी आ रही थी और दीवारों पर चमकते हुए क्रिस्टल लगे थे। यह जगह किसी जादुई दुनिया जैसी लग रही थी। वाह, ये कितनी सुंदर है, चमकी ने चहकते हुए कहा। हाँ, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। हो सकता है यहाँ कोई जादुई शक्ति हो, मंथन ने धीरे से कहा। गुफा के अंदर जाते ही उन्हें चारों ओर खूबसूरत नीले और बैंगनी रंग के चमकते क्रिस्टल दिखने लगे। उनकी रोशनी से पूरा वातावरण दिव्य लग रहा था। तारिका ने एक क्रिस्टल को छूने की कोशिश की, लेकिन तभी एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। अचानक गुफा के प्रवेश द्वार की चट्टानें हिलने लगीं और कुछ ही सेकंड में दरवाजा पूरी तरह बंद हो गया।
अब वे अंदर फंस चुके थे। ओ नहीं, अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? चमकी घबरा गई। हमें घबराने की जरूरत नहीं है, तारिका ने कहा। हमें कोई रास्ता खोजना होगा। मंथन ने धीरे धीरे गुफा के चारों ओर देखना शुरू किया। उसने गौर किया कि कुछ क्रिस्टल हल्के हल्के झिलमिला रहे थे, मानो उनमें कोई रहस्य छुपा हो। यह क्रिस्टल सिर्फ रोशनी ही नहीं दे रहे, बल्कि यह हमें कोई संकेत भी दे रहे हैं, मंथन ने धीरे से कहा। वह आगे बढ़ा और एक छोटे से चमकते पत्थर को ध्यान से देखा। यहां देखो, ये क्रिस्टल बाकी से अलग लग रहा है। तारिका और चमकी ने ध्यान से देखा। वह क्रिस्टल बाकी सभी से थोड़ा ज्यादा चमकदार था और उसमें एक छोटा सा चिन्ह बना हुआ था। हो सकता है कि यह कोई रहस्य हो, तारिका ने कहा और उस क्रिस्टल को हल्के से छुआ। चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फैली और अचानक गुफा की दीवार पर एक गुप्त दरवाजा प्रकट हो गया। हमने रास्ता ढूंढ लिया, चमकी खुशी से उछल पड़ी। जैसे ही वे दरवाजे से आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि सामने एक नन्हा जुगनू उड़ रहा था जो हल्की हल्की चमक बिखेर रहा था। अरे, ये हमें रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है, मंथन ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम हमारी मदद करोगे? तारिका ने पूछा। जुगनू गोल गोल घूमने लगा और एक संकरे रास्ते की ओर बढ़ा। तीनों दोस्त समझ गए कि यही सुरक्षित रास्ता बाहर निकलने का तरीका है। गोलू जुगनू की मदद से उन्होंने गुफा के अंदर से एक छिपा हुआ रास्ता खोज लिया। यह रास्ता थोड़ा तंग था, लेकिन तीनों धीरे धीरे उसमें से निकलने लगे। कुछ देर बाद अचानक तेज रोशनी दिखी। वे गुफा से बाहर आ चुके थे। हुर्रे, हम बच गए, चमकी ने खुशी से नाचते हुए कहा। और यह सब गोलू जुगनू की वजह से हुआ, तारिका ने मुस्कुराकर कहा। गोलू जुगनू ने खुशी से अपनी रोशनी चमकाई और फिर धीरे धीरे उड़कर चला गया, मानो विदाई दे रहा हो। अब तीनों फिर से अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अगला पड़ाव और भी खतरनाक होने वाला था। गुफा से बाहर निकलने के बाद तारिका, चमकी और मंथन ने अपनी यात्रा जारी रखी। अब वे धुंधी पर्वतों की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच चुके थे। वहां ठंडी हवा बह रही थी और चारों ओर गहरी धुंध फैली हुई थी। हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा, मंथन ने कहा। हवा तेज है और यहां कुछ भी साफ नहीं दिख रहा, लेकिन हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना ही होगा, तारिका ने दृढ़ता से कहा। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक धुंध के बीच से एक विशाल अंधकारमय किला दिखाई दिया। यह किला काले पत्थरों से बना था और उसकी दीवारों से काले धुएं की लकीरें उठ रही थीं। यह तो बहुत डरावना लग रहा है, चमकी ने घबराते हुए कहा। यही वह जगह है जहां खोया हुआ तारा रत्न छिपा हुआ है, तारिका ने कहा। हमें अंदर जाना ही होगा, लेकिन समस्या यह थी कि किले का मुख्य द्वार बंद था और दरवाजे पर कोई कुंडी या ताला नहीं था। हम ऐसे ही अंदर नहीं जा सकते, मंथन ने कहा। हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। वह ध्यान से चारों ओर देखने लगा और जल्द ही उसे किले की एक दीवार पर छोटा सा सुराग दिखा। हम इस छोटे दरवाजे से अंदर जा सकते हैं, मंथन ने कहा। पर यह बहुत तंग है, चमकी ने चिंतित होकर कहा। मैं बहुत फुर्तीली हूं, मैं इस रास्ते से जा सकती हूं और अंदर से दरवाजा खोल सकती हूं, चमकी ने उत्साह से कहा। चमकी उस छोटे रास्ते से अंदर चली गई और धीरे धीरे किले के अंधेरे गलियारों में आगे बढ़ने लगी। उसे चारों ओर सिर्फ गहरी छायाएं और हल्की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। आखिरकार उसे एक पुराना जंग लगा लीवर दिखाई दिया। शायद यह दरवाजा खोल सकता है, चमकी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे खींचा और क्लैंक की आवाज के साथ मुख्य दरवाजा खुल गया। तारिका और मंथन तुरंत अंदर आ गए। अब वे एक बड़े कक्ष में खड़े थे। कमरे के बीचों बीच एक चमकता हुआ तारा रत्न रखा था, लेकिन उसके पास एक भयानक काली परछाई मंडरा रही थी। तो तुम आ ही गए, परछाई की गूंजती हुई आवाज आई। कौन हो तुम? तारिका ने बहादुरी से पूछा। मैं वही हूं जिसे सबने भुला दिया। मुझे कोई नहीं चाहता, कोई मेरा दोस्त नहीं बनना चाहता, परछाई ने दुखी स्वर में कहा। तारिका और उसके दोस्तों को समझ आ गया
कि यह परछाई कोई खलनायक नहीं थी, बल्कि एक अकेली आत्मा थी जो ध्यान आकर्षित करने के लिए तारा रत्न चुरा ले गई थी। तुम अकेले क्यों हो? मंथन ने पूछा। कोई मुझे पसंद नहीं करता। जब मैं यहाँ अकेला रह गया तो मुझे लगा कि अगर मैं इस रत्न को चुरा लूं तो लोग मेरी बात सुनेंगे, परछाई ने कहा। तारिका मुस्कुराई और आगे बढ़ी। पर तुम्हें किसी चीज को चुराने की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं। सच में? परछाई ने हैरानी से पूछा। हाँ, दोस्ती प्यार और समझदारी से बनती है, डर और चोरी से नहीं, मंथन ने कहा। परछाई कुछ देर चुप रही, फिर उसने धीरे धीरे तारा रत्न को उठाकर तारिका की ओर बढ़ा दिया। अगर यह जंगल के लिए इतना जरूरी है तो इसे वापस ले जाओ, तारिका ने मुस्कुराकर कहा। शुक्रिया, और अब से तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे दोस्त हैं। जैसे ही परछाई ने अपनी गलती स्वीकार की, किले की काली दीवारें धीरे धीरे सुनहरी रोशनी से चमकने लगीं। अंधेरा छट गया और पूरा किला एक सुंदर चमकते किले में बदल गया। वाह, किला फिर से खूबसूरत बन गया, चमकी ने खुशी से कहा। अब चलो, हमें तारा रत्न को घर ले जाना है, तारिका ने कहा। अब उनकी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण भाग पूरा हो चुका था, लेकिन अभी भी जंगल में तारा रत्न की शक्ति को वापस लाना बाकी था। तारिका, चमकी और मंथन अब तारा रत्न को वापस पा चुके थे। परछाई, जिसने इसे चुरा लिया था, अब बदल चुकी थी। वह अब उतनी डरावनी नहीं लग रही थी, बल्कि उसकी आंखों में एक नई चमक थी जो अकेलेपन से आजादी की थी। मुझे माफ कर दो, परछाई ने सिर झुकाकर कहा। मैंने यह रत्न सिर्फ इसीलिए लिया था क्योंकि मुझे कोई याद नहीं करता था। मैं चाहता था कि लोग मेरी ओर ध्यान दें, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि सच्ची दोस्ती डराने से नहीं, बल्कि प्यार और समझदारी से मिलती है, तारिका ने मुस्कुराते हुए कहा। हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। सबसे बड़ी शक्ति दयालुता और क्षमा में होती है। जैसे ही परछाई ने अपनी गलती स्वीकार की, पूरे किले में एक जादुई रोशनी फैल गई। काले रंग की दीवारें धीरे धीरे सोने जैसी चमकने लगीं। किले के ऊंचे बुर्जों पर चहकते पक्षी वापस आ गए और चारों ओर फैली गहरी धुंध गायब होने लगी। देखो, किला फिर से सुंदर बन गया, चमकी ने खुशी से कहा। परछाई अब धीरे धीरे हल्की होती जा रही थी। मैं अब क्या करूं? परछाई ने चिंतित होकर पूछा। मंथन ने सुझाव दिया, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ जंगल में चल सकते हो, अब तुम अकेले नहीं हो। परछाई की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जैसे ही उसने यह स्वीकार किया, वह अब एक डरावनी छाया नहीं रही। धीरे धीरे उसकी काली आकृति बदलकर एक चमकदार नीलम जैसी रोशनी में बदल गई। अब वह जंगल की रक्षक आत्मा बन गई थी। अब समय आ गया था कि तारा रत्न को जंगल में वापस रखा जाए। हमें इसे जल्द से जल्द घर ले जाना होगा, तारिका ने कहा। परछाई ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जैसे ही तारिका, चमकी और मंथन जंगल की ओर लौटे, आसमान में सितारे और भी ज्यादा चमकने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा ब्रह्मांड उनकी बहादुरी का जश्न मना रहा हो। तारिका, चमकी, मंथन और नई बनी प्रकाश आत्मा जंगल की ओर वापस लौट रहे थे। उनके पास अब तारा रत्न था और पूरा वातावरण आशा और उत्साह से भरा हुआ था। जैसे जैसे वे गूंजता जंगल के करीब पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि जंगल के जीव उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही तारिका ने तारा रत्न को उसकी मूल जगह पर रखा, वह जोर से चमकने लगा। एक सुनहरी रोशनी पूरे जंगल में फैल गई। सूखी हुई झीलों में फिर से पानी भर गया। पेड़ों की पत्तियां पहले से भी ज्यादा हरी और चमकदार हो गईं। पक्षी मधुर गीत गाने लगे और जुगनू आसमान में नाचने लगे। देखो, हमारा जंगल फिर से जादुई हो गया है, चमकी ने खुशी से उछलते हुए कहा। प्रकाश आत्मा, जो पहले परछाई थी, मुस्कुराई और कहा, अब मैं हमेशा इस जंगल की रक्षा करूंगी। कोई भी अंधकार इसे फिर से छू नहीं सकेगा। मंथन ने गर्व से कहा, हमने साथ मिलकर यह कर दिखाया।
जंगल के सभी जीव तारिका और उसके दोस्तों की बहादुरी का जश्न मनाने के लिए इकट्ठे हुए। उन्होंने जंगल के सबसे बड़े पेड़ के नीचे एक शानदार उत्सव आयोजित किया। तारिका, चमकी और मंथन ने आकाश की ओर देखा। सितारे पहले से भी ज्यादा चमक रहे थे, जैसे कि वे उनकी बहादुरी की सराहना कर रहे हों। यह सब साहस, दोस्ती और दया की शक्ति से संभव हुआ। तारिका ने मुस्कुराते हुए कहा, गूंजता जंगल फिर से जीवंत हो चुका था और अब उसमें पहले से भी ज्यादा जादू था।